नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पेडागोजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सीटेट एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बता देता हूं कि मैं जो है सीटेट से रिलेटेड डेली आपको जो है क्वेश्चंस वीडियोस देता हूं, पीवाईक्यूज देता हूं, नए मॉडल पेपर आधारित क्वेश्चंस भी देता हूं और यहाँ पर आपको कंप्लीट फ्री जो है नोट्स मटेरियल मिलता है। बिल्कुल सरल भाषा में जो एग्जाम को पास करने के लिए नोट्स जिस तरीके की भाषा की ज़रूरत होती है वो सब कुछ आपको यहाँ पे इस चैनल में मिलता है। ठीक है, हाल ही के अपलोडेड जो लास्ट अभी एक महीने से जो मैंने अभी हाल ही में जो एक महीने में जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, अगर आप सीटेट पास करना चाहते हैं उन सभी वीडियो को देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज ईवीएस पेडागोजी का दिन है। आज ईवीएस पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, 100 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ईवीएस एक पर्यावरण की जो है क्लास टीचर अपने बच्चों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न क्या होगा? अभिसारी प्रश्न है, विश्लेषणात्मक है, काल्पनिक है या तथ्यात्मक है? देखिए सही आंसर क्या है। तो कई बच्चे जो है इसको तथ्यात्मक लगा रहे हैं जबकि आंसर इसका होगा बी। ये एक विश्लेषणात्मक प्रश्न है। जो टीचर है जो अपने बच्चों में जो है इस तरीके के प्रश्न पूछ करके जो है विश्लेषण करने की क्षमता डेवलप कर रही है, तर्क करने की क्षमता डेवलप कर रही है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऐसे प्रश्न जो होते हैं बच्चे की सोच को बढ़ाते हैं, उसके संज्ञानात्मक विकास में मदद देते हैं, मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सही नहीं है? हमें गलत कथन को चुनना है। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चे अपने परिवेश के संबंध में जो है अपने आसपास से जो है चीज़ों सीखते हैं पर्यावरण के संबंध में। तो ये बिल्कुल सही कथन है। पर्यावरण अध्ययन में परिभाषाओं पर बल देना चाहिए, उसके वर्णनों पर बल देना चाहिए। तो ये यहाँ पे कथन गलत है। परिभाषा रटना, नियम रटना, इस तरीके की अगर शब्दावलियां दी जाए तो उसको तुरंत काट देना है। पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वो है एकीकृत होती है। एकीकृत का मतलब होता है इंटीग्रेटेड। आंसर तो हमें ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, ध्यान रखना। लेकिन एक ऑप्शंस अदर दूसरे ऑप्शंस को भी समझ लेते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वो एकीकृत है। एकीकृत का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, बहुत सारी चीज़ों से मिल करके बनी है। अब यहाँ पे हम जैसे सब्जेक्ट्स की बात कर लें तो पर्यावरण अध्ययन में हम बायोलॉजी भी देखते हैं, हाँ, बायो का भी मिक्सचर है, साइंस भी है इसमें, हिस्ट्री भी है ना, पुराने जो है इतिहास भी चीज़ें हैं इसमें। तो बहुत सारी चीज़ों से मिल करके ये बना हुआ है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन जो है बाल केंद्रित अध्ययन है, इसमें मतलब चाइल्ड सेंटर्ड जो है सब्जेक्ट है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। बच्चे को केंद्र में रख करके हम ईवीएस की क्लासेस देंगे तो बच्चा और बेहतर तरीके से सीखेगा। जो आंसर यहाँ पे निकल के आया था वो है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? ज्ञान की रचना में तो बच्चे की सक्रिय भागीदारी का होना बहुत जरूरी है। भाई ज्ञान की रचना, ज्ञान का निर्माण, ज्ञान की प्रक्रिया, जो भी बातें हैं ये सारे शब्दावली एक ही है। जैसे आप क्लास में बैठते हो, अब आप पढ़ने आए हो ना, तो पढ़ोगे कैसे? जब आप उस क्लास में सक्रिय रूप से जुड़ोगे, एक्टिव रूप में सुनोगे, टीचर की बात को सुनोगे, टीचर की बात पे फिर प्रश्न पूछोगे, है ना, जो भी सुना है उस पर प्रश्न करोगे, इस तरीके से। तो यहाँ बच्चे की सक्रिय भागीदारी का होना बहुत जरूरी है। बात बिल्कुल सही है। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर ले जाना। चार दीवारी से बाहर ले जाना मतलब बाहर के वातावरण से पर्यावरण के जो है सब्जेक्ट्स को जोड़ना। जो भी बच्चा जो है अपने आसपास देखता है उसको भी जो है बाहरी वातावरण से उसको जोड़ना है। तो ये बात बिल्कुल सही है। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, मतलब जो भी वो बाहर सीख रहा है, अपने जगह में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए जो भी चीज़ें देखता है, पेड़ पौधों के बारे में, किसी जानवर के बारे में, उसको विद्यालय के ज्ञान से जोड़ना। जैसे आप मान लीजिए आप बच्चे को पेट एनिमल्स के बारे में पढ़ा रहे हो, ठीक है, छोटे बच्चों को आप पेट एनिमल्स के बारे में पढ़ा रहे हो, व्हाट इज पेट एनिमल, और पेट एनिमल्स कौन कौन से होते हैं। अब आप पेट एनिमल्स के ऐसे एग्जाम्पल्स लोगे जो उसके आसपास मिलेंगे। जैसे कौन से मिलेंगे? जैसे काऊ मिलेंगे, डॉग मिलेंगे, गोट मिलेंगे। तो ऐसे एग्जाम्पल दोगे ना, अब पता चला वो पेट एनिमल तो भाई कैमल भी है,
अब पता चला वो रहता यूपी में है, कैमल उसने देखा नहीं, तो कैमल से की जगह पहले उसको बताओ काऊ और डॉग और गोट क्या होते हैं, है ना, हैन क्या होता है, मुर्गी क्या होता है, इस तरीके से हम हॉर्स क्या होता है, ये सारे ऐसे ऑप्शंस ढूंढने हैं जो उसके स्थानीय जो है ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ा जा सके ऐसी चीज़ों से। तो यहाँ पे बात समझ गए। तो यहाँ पे ए और ये जो बी आंसर जो दिया गया है वो गलत होगा, ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ये देखिए आंसर सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। नेपेंथिस जो है पौधा, ये भारत में पाया जाने वाला एक पौधा है। तो देखिए एक बात याद रखना, ये एक पौधा है जो कि मांसल पौधा है, मतलब मांसाहारी पौधा है, मांस खाने वाला पौधा है, छोटे छोटे कीड़ों को खाने वाला पौधा है, पतंगे हो गए। ये पौधा आमतौर पे ऐसे होगा, मतलब उदाहरण के लिए हम पौधा नहीं बना पाएंगे लेकिन हम एक बता रहे हैं। अब इसके ऊपर जो है कोई पतंगा बैठ जाएगा या कोई मेढक बैठ गया या कोई उससे भी बड़ा कोई जानवर छोटा मोटा है ना वो बैठ गया, तो ये पत्तियां खुली रहती हैं, इस पे बैठ जाता है, फिर ये पत्तियां बंद कर लेता है, इसी के अंदर वो एक जो है चिपचिपा पदार्थ होता है उसी में फंस करके मर जाते हैं ये। ठीक है, तो नेपेंथिस पौधा ये भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मेघालय। ये पौधे जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है ना वहां पे जो है क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो मेघालय वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, रेगिस्तानी ओक से स्थानीय लोग पतले पाइप डाल करके पानी निकालते। रेगिस्तानी ओक का संबंध जो है किस जो है देश से, तो इसका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से। किस से? ऑस्ट्रेलिया में ये पौधे पाए जाते हैं और यहाँ के स्थानीय लोग इसकी जो जड़ें होती हैं, इसमें जड़ों में पानी होता है, तनों में भी पानी होता है, तो उसमें छेद करके उसका पानी का प्रयोग करते हैं। जड़ में जो है भोजन भंडारण करने की क्षमता होती है, मतलब भोजन भंडारण का कार्य करता है। तो यहाँ पे जो तीनों पॉइंट है ये सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए? तो पर्यावरण आकलन के लिए जो है संकेतक नहीं होना चाहिए। याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता। तो यहाँ पे रटना, याद करना जैसा शब्द पांचवे का जो है ए सही नहीं है, संकेतक नहीं होना चाहिए, बाकी सभी यहाँ पे संकेत होना चाहिए। ठीक है, कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उनमें कौन सा तत्व नहीं होता? कीट भक्षी पौधा कौन सा है? मैंने अभी बताया था, नेपेंथिस पौधा, नेपेंथिस पौधा। ठीक है, इसे हम मांसल पौधा भी कहते हैं। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अब ये भारत में पाए जाते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा, भारत में किस राज्य में पाए जाते हैं? मेघालय में पाए जाते हैं। वर्षा, जहाँ पे वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है, वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जब वर्षा ज्यादा होगी तो वहाँ की जो मृदा है, वहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, उसी को पूरा करने के लिए ये कीड़े को खाते हैं, मतलब छोटे छोटे जो है कीड़ों को फंसा करके खा जाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं दिख रहा है यहाँ पे? तो बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, ऐसा क्वेश्चन 101% मिलेगा। तो ये तो उद्देश्य है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, परिभाषाएं प्रदान करना, है ना, नियम याद कराना, सूत्र बताना, ऐसी चीजें जो है आ जाए तो तुरंत काट देना। ठीक है, बच्चों के अंदर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ये बिल्कुल सही है। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, परिवेश, उस जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश में जो भी पर्यावरण के संबंध में जो मुद्दे उठ रहे हों उसके प्रति बच्चे के अंदर क्या बोलते हैं कि उसको सहभागिता होना चाहिए, है ना, उनके प्रति जागरूक हो और उसके प्रति जो है पार्टिसिपेट भी करे। जैसे अगर मान लीजिए गंदगी चल रही है, गंदगी है बाहर, तो उसकी साफ सफाई में भी योगदान दे, है ना, आवाज उठाए उसके लिए। तो ये पॉइंट सभी सही है, बाकी ऑप्शन बी यहाँ पे गलत हो जाता है। देखिए मैं जो भी बातें आपको बता रहा हूँ बहुत सरल भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका पेपर बहुत आसान तरीके से, क्योंकि यही शब्द जब आप पेपर कॉल सॉल्व करते हो ना तो इन्हीं चीज़ों को आप सोचते हो अपने दिमाग में, और वही मैं चाहता हूं कि आप वही शब्द सोचें, वही उदाहरण सोचें जो मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल सरल भाषा में समझने का प्रयास कीजिए, हाई क्लास बिल्कुल मत बनिए। आपको केवल पेपर पास करना है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। फिर से दूसरी बात, एक बात मैं फिर से कह देता हूं, सीटेट पास करना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप नौकरी करना चाहते हो। और इस वर्ष अगर आपने सीटेट नहीं पास किया तो यकीन मानिए अगले साल से हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के पसीने छूट जाए सीटेट पास करने में।
क्योंकि सिलेबस बदलने की बात बहुत पहले से हो रही है, पैटर्न बदलने की बात बहुत पहले से हो रही है, बहुत कुछ चेंजेस मिलेगा, निगेटिव मार्किंग है नहीं। नेक्स्ट टाइम जब भी अगर सीटेट आया तो हो सकता है नेगेटिव मार्किंग हट जाए, तब आप सोचिएगा कि आपकी कितनी दिक्कत होंगी। और ये अभी आप हल्के में चीज़ों को ले रहे होंगे, ये मैं बात जानता हूँ क्योंकि मैंने भी कभी एग्जाम्स दिए हैं। इसलिए इन चीज़ों को बहुत हल्के में ना लीजिए, मन लगा के पढ़िए, मन लगा के मटेरियल मांगिए। जिस भी टीचर से आपको लगता है कि ये टीचर हमें मटेरियल दे पाएगा, उनको बोलिए कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पे बना दीजिए, इस टॉपिक, वो कभी ना कभी तो बनाएगा ही ना, उसको नज़र तो रहेगी कि अच्छा ये टॉपिक मैंने नहीं बनाया तो मैं चलो इसका प्रिपेयर कर देता हूँ, 10 दिन बाद दूंगा लेकिन दे दूंगा। तो आप लोग मांगिए ऐसे, खुद भी जो है थोड़ा जागरूक होइए। दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर में भी अभी हाल ही में, आज ही का न्यूज़ है मेरे ख्याल से, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की जांच करने का आदेश जारी किया है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी योग्यता की जांच हो। योग्यता की जांच का मतलब होता है कि वो बीएड, बीटीसी और सीटेट पास, टेट पास है कि नहीं है, क्योंकि इसके अलावा इन किसी को जो है जॉब प्राइवेट टीचर नहीं रखना है। ठीक है, सीटेट पास होना बहुत ज़रूरी है, बीएड बीटीसी होना बहुत ज़रूरी। तो बहुत सारे जो है जो अभी जो है जो नौकरी कर रहे हैं बिना जो है सीटेट पास के, तो उनकी भी जो है प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए सीटेट पास हो जाइए, भविष्य में बहुत काम आने वाला है आपके लिए ये चीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है कि राज्य के संबंध में कि किस किस राज्यों में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, सीटेट को ध्यान में रखते हुए। ऐसे तो बहुत सारा कुछ बनाया जाता, लेकिन सीटेट अगर आपने वो देख लिया तो आपका ये क्वेश्चन और इससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस सही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ टैपियोका जो है भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है केरल राज्य में। ठीक है, टैपियोका का जो सिंपल मूल अर्थ निकलता है, मुझे लगता है साबूदाना होता है। ठीक है, ये साबूदाना होता है, जो हम लोग साबूदाना की खीर या खिचड़ी इचड़ी खाते हैं ना, वही होता है। तो यहाँ पे ये टैपियोका उगता है यहाँ केरल में, और इस ये नारियल, चूंकि नारियल का उत्पादन होता है तो नारियल से बनी हुई करी का जो है प्रयोग किया जाता है। आंसर हो गया, बहुत सामान्य सा है, कोई भी इसमें नहीं है, जरा सा भी समझ जाओगे कि नारियल का मतलब साउथ का नाम है और साउथ के जो है दो ही जो है इस यहाँ पे मिले हुए हैं। ठीक है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वह रंग कौन से हैं? तो देखिए, रात में जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि उल्लू, ठीक है, चमगादड़, ये जो है इनके जो है वो वाली ग्रंथियां नहीं होती जो कलर्स को देख सकते हैं। तो ये संभवतः जो है ये काला और सफेद जो है रंग को देखते हैं। आंसर हो गया यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर मिट्टी का तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है? भाई, ठहरे हुए पानी पर मिट्टी का तेल डालने की इसलिए सलाह दी जाती है क्योंकि जो मच्छर के जो लार्वा होते हैं वो पानी पे जो है तैरते हैं, और जब हम इनको डाल देते हैं तो ये जो है मिट्टी के तेल ये डालने से ये लार्वा जो है पानी के अंदर डूब जाते हैं और ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से वो मर जाते हैं। तो मिट्टी का तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का जो प्रजनन रुक जाता है और वो मर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात समझ गए? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और सही विकल्प हमें चुनना है। घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं और कांटेदार जो है झाड़ियां शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। घास जो है वो वहां उगती है जहां पे वर्षा की एक सही मात्रा पाई जाती है, और कांटेदार पौधे वहां उगते हैं जहां पे वर्षा बिल्कुल बहुत कम होती है, जैसे 25, 30, 35 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जैसे राजस्थान हो गया है ना, राजस्थान के आसपास इलाकों में होता है, क्योंकि पत्तियां ही जो है धीरे धीरे सिकुड़ करके वो कांटे का रूप ले लेती हैं। ठीक है, क्योंकि पानी मिलता नहीं है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है, धूप पड़ती है तो धीरे धीरे वो पत्तियां जो है सिकुड़ती 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 इतने कठोर हो जाती है कि वो कांटे का ही रूप ले लेती है। ये बात बिल्कुल सही है। वनस्पति की वृद्धि जो है तापमान और नमी पर निर्भर करती है। तो जिस क्षेत्र पर वनस्पति उग रही है वहां का टेम्परेचर कैसा है और वहां पे हवा में नमी कैसी है, मिट्टी में नमी कैसी है, इस पर निर्भर करती है। ये बात बिल्कुल सही है। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु की परिस्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ये बात भी सही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन यहाँ पे 11वें का डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, निम्नलिखित जो है हमें इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ना है और इसका आंसर देना है।
बहुत सिंपल सा है, इतना बड़ा क्वेश्चन देने का, ये सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, सीटेट के सारे ज्यादातर क्वेश्चन आपको इतने ही बड़े बड़े मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि ये जानते हैं कि आपका समय कैसे बर्बाद करना है, ये जानते हैं कि आपके तोते उड़ जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस के नाम पे। ये साइकोलॉजिकली टारगेट किया जाता है कि अरे बच्चे को जो है घबराहट हो जाए कि अरे ये कहाँ दे दिया बे इसने, ऐसा हो, है ना। बल्कि उसका कुछ मतलब नहीं है। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया गया, बस समझ गया होगे कि खाली छोड़ दिया, उसके बाद उसमें कुछ नहीं उगाया जाता। जो भी खरपतवार उगते हैं उसको उखाड़ा नहीं जाता, वहीं पे जला दिया जाता है, वो उर्वरक के रूप में काम करती है। ये भूमि जो है खेती के लिए अगले साल 1-2 साल में तैयार हो जाती है। तब उसे हल्का सा ऊपर ऊपर जोत दिया जाता है, भूमि, है ना, हल्का सा खोदा जाता है, मतलब उसे जोता ही जाता है ना। जोतना मतलब बहुत डीप में, है ना, उस पर बीज छिड़क दिया जाता है। तो ऐसी खेती को हम क्या नाम देंगे? सिंचाई, सहकारी, झूम, सीढ़ीनुमा। आंसर है झूम खेती। अब ये भारत में कहाँ पाई करी जाती है? तो ये जो असम जो क्षेत्र है ना आसपास का, असम, मेघालय, है ना, इन जो है पूर्वोत्तर जो है राज्यों में ये खेती आमतौर पे की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक टीचर प्रत्येक बच्चे को अपने घर की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने के लिए कहता है। वो कहता है कि घर में जो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है ना, जैसे लोहे का कोई सामान पड़ा हो, उससे कुछ ऐसा क्रिएटिव चीज बना के लेके आओ। तो ये जो है टीचर का अभिप्राय नहीं है। तो बच्चों को पुनः पुनःचक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना है। तो ये तो बिल्कुल साफ साफ लग रहा है कि भाई पुरानी रद्दी को उठा करके कुछ नया बनाने के लिए कह रहा है। तो इसका मतलब है कि उस सामान का पुनः प्रयोग, रिसाइकलिंग और उसका नया रूप सम बनाने के लिए कह रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी जब वो बनाएगा तो शायद उसका मूल अर्थ होगा कि प्रदर्शनी आयोजित कर, जाके दूसरे बच्चे भी उससे मोटिवेट हो। ये भी हो सकता है, हम आगे पढ़ते जाएंगे फिर देखेंगे कि क्या गलत हो। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, यहां पे बात समझ में आ जाती है कि टीचर का उद्देश्य कौन बेस्ट बच्चा है, कौन श्रेष्ठ है, कौन निम्न है। तू नहीं बना के लाया तो तू जो है श्रेष्ठ नहीं हुआ, तू निम्न क्लास का बच्चा, इस तरीके का निर्णय नहीं देना है। इसका मूल उद्देश्य नहीं झलक रहा है। बच्चों में सृजनशीलता मतलब क्रिएटिविटी का विकास करना, ये बात भी बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो अभिप्राय नहीं नजर आ रहा है वो है ऑप्शन सी, यहाँ पे गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए? तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन की अगर हम बात करें तो इसकी भाषा, किसी भी अध्ययन की आप बात करिए, ये एक प्रश्न तो आपको हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी, सब जगह पूछा जाएगा यार। और इसकी भाषा वही होनी चाहिए, सेम टू सेम, किसी का कुछ भी बदला नहीं जाएगा। कि भैया बच्चे की भाषा उसके जो है मातृभाषा से जुड़ी होनी चाहिए, उसकी दिन प्रतिदिन से बोली जाने वाली भाषा से संबंधित होनी चाहिए, है ना। कठिन होनी चाहिए तो ये तो तुरंत काट दोगे। औपचारिक बनाई जानी चाहिए, परिभाषाओं पर बल देनी चाहिए, तुरंत काट दो। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, तुरंत काट दो। भैया बच्चे की जो भाषा होती है अनौपचारिक होती है, उसमें कोई औपचारिकता नहीं होती है, अनौपचारिक होती है। और तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करोगे, है ना, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 15वां क्वेश्चन, देखिए, दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे? बिल्कुल कहोगे हाँ देखे। जिसके छोटे बच्चे होते हैं, तो बिल्कुल हमने देखे हैं भाई, छोटे बच्चे होते हैं, कुत्ते के छोटे बच्चे को हमने क्या देखा है, उसको छोटे बच्चों को हम कहते हैं पपी, है ना। और काऊ के छोटे बच्चों को हमने देखा है तो उसके छोटे बच्चों को हम कहते हैं काल्फ। ऐसे ऐसे तो जो है बोलोगे, है ना। हमने मुर्गी है, मुर्गी के छोटे बच्चों को देखा है, उसको बोलते हैं चिक। इस तरीके से उनके नाम लिखने हैं, तो हमने ऐसे नाम लिखा। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? तो यहाँ पे चीजों का जो है रिकॉर्डिंग हो रही है और अवलोकन किया जा रहा है। अवलोकन मतलब आसपास देखो, नजर गड़ाओ और देखो और उसकी रिकॉर्डिंग करो। आप घर से बाहर निकले, आपने देखा अरे ये तो डॉग है, उसकी हमने रिकॉर्डिंग कर ली। रिकॉर्डिंग मतलब एक कॉपी में लिख लिया कि हमने आज कुत्ता देखा और उसका एक छोटा पपी भी देखा, है ना, तो ये भी हमने लिख लिया। तो ऐसे ही तो लिखोगे तो रिकॉर्डिंग करना होगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। बात यहां पे समझ गए? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है? ये आप याद कर लो।
प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से होते हैं, ये आप बिल्कुल अच्छे तरीके से रट लो, क्योंकि ये अगर आपको क्वेश्चन आगे आए तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे 90% से ज़्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। ठीक है, और जो एसएससी और मतलब स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स देते हैं वो तो 100% इसको सही करेंगे। ठीक, तो देखिए न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले घास के मैदान को हम कैंटबरी कहते हैं। ठीक, ये बात यहां पे समझ गए। अब यहां पे याद रखिएगा, बाकी सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। डाउन्स जो है ये घास का मैदान पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, याद रखिएगा। प्रेयरी और पंपास, प्रेयरी और पंपास, पंपास जो है वो दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला घास का मैदान है। ठीक है, और प्रेयरी जो है घास का मैदान जो है ये घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, सवाना घास का मैदान जो है इसका संबंध अफ्रीका से है। यहां तक समझ गए। ऐसे आपको पूरा अच्छे तरीके से ये याद होना चाहिए। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध होता है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। बगुला और भैंस की कहानी वाला क्वेश्चन तो मुझे लगता है सदियों से पूछते आ रहे हैं। अब हो सकता है इस बार कोई और उदाहरण ले ले। सहजीवी संबंध का मतलब होता है ऐसे दो जीवों के बीच में संबंध होना जिसमें दोनों को लाभ हो, किसी को भी नुकसान ना हो, दोनों को लाभ होता हो। जैसे बगुला भैंस की पीठ पर बैठता है तो क्या होता है, भैंस की पीठ पर जो छोटे छोटे कीले होती ना, कीड़े होते हैं ना, उनको निकाल के खाता है तो उसका पेट भर जाता है। और भैंस को जो फायदा ये हो जाता है कि भाई खुजली होना उसको बंद हो जाती है। यही तो, दोनों को लाभ हो ऐसा संबंध। अब ऐसे संबंध वाले बहुत सारे हो सकते हैं। भाई आपने अक्सर एक ऐसे देखा होगा कि बहुत सारी एक चिड़िया जो है आती हैं, वो जानवरों की पीठ पे बैठ जाती हैं और उनके जो है सफाई करती हैं। ठीक है, उनके जो है ऊपर जो है की जो छोटी छोटी कीले होती है उसको भी खाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि पानी में रहने वाली जो मछलियाँ होती हैं वो मुंह खोल लेती हैं और मुंह के अंदर छोटी छोटी मछलियाँ जाती हैं, जबकि वो मछलियाँ को खाती हैं, बड़ी वाली शार्क या ब्लू व्हेल टाइप की समझ लो, है ना। लेकिन उन्हें पता है कि ये मछलियाँ हमारी सफाई कर्मी है, ये हमारे शरीर की सफाई करने आई है, तो वो उनको नहीं खाती, इतना भरोसा होता है। तो यहाँ पे सहजीवी संबंध में मतलब होता है दोनों को लाभ होना। अगर आपको कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नजर आए तो तुरंत आपको आंसर सहजीवी संबंध में टिक मार देना है। ठीक है, ग्रामीण इलाकों के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। ये क्वेश्चन, मकान जहां शब्द दिया गया है, मैंने बाकायदा हाउस के नाम से एक वीडियो बना रखा है जिसे हमने लिखा है घर। इस वीडियो को देख लेना, फिर मत कहना कि पछताओगे, ऐसा मत ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी, जहां साफ साफ बता रहा हो कि भैया ये वाले टॉपिक कर लो, और एक इसको देख लोगे ना तो सारे के सारे जो है क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। मकान वाले में मैंने मतलब जितने भी टाइप के मकान पूछे जाते हैं सीटेट में और कुछ नए टाइप के, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे दिए हैं इस वीडियो में। अब बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, कोई भी आपको यूट्यूब में ऐसे नहीं बनाया होगा, इतना मैं कह सकता हूँ। तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मकान जो है वो मजबूत बांस के खंभों, पहली बात तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि ये बांस के खंभे में बना हुआ मकान है। दूसरी बात है अंदर भी जो है लकड़ी से ही बना होता है, सीमेंट ईमेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। जमीन से लगभग 3 मीटर या 3.5 मीटर, मतलब 3 से 10 फुट ऊपर। 1 मीटर में 3 फुट होता है, तो 3 मीटर में 10 फीट की ऊंचाई पे बना है। तो 10 फीट की ऊंचाई, ये बांस का 10 फीट है, फिर इसके ऊपर जो है घर बनाया जाता है। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। ठीक, यहाँ से लोग सीढ़ी ईढ़ी चढ़ा देते हैं, उस तरीके से रहते होंगे। बात यहाँ पे समझ गए। तो यह 3, और इनकी जो छतें होती हैं वो ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा हो जाए तो गांव किस राज्य में होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आपने वो वीडियो देख रखा है तो सभी समझ गए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि भैया ये असम राज्य है। असम राज्य के घर जो होते हैं बांस के बने होते हैं और 10 फीट ऊंचाई पर बने होते हैं। ठीक, चलिए, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखा जाना चाहिए। क्या ये बात बिल्कुल सही है? ये बात बिल्कुल सही है। बच्चों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो परिभाषाओं और व्याख्याओं को हमेशा दूर रखा जाना चाहिए। रट कर सीखने को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही है।
भाई इसको हतोत्साहित करना है, बच्चे को रटते हुए सिखाना नहीं है, बच्चे को रचनात्मक बनाना है, बच्चे को क्रिएटिव बनाना है, ताकि जो है स्वयं ज्ञान का निर्माण करे, ऐसा हमें बनाना है। बच्चों को प्रश्न करने का मौका मिलना चाहिए, खोजने का मौका मिलना चाहिए, बात भी बिल्कुल सही है। बच्चों को केवल केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। यहाँ पे जो केवल शब्द है ये एक निगेटिव टैग वर्ड है। क्या है? निगेटिव टैग वर्ड। अब टैग वर्ड क्या होते हैं बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। ये एक ऐसा वर्ड होता है जहां से आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन, इस केवल सिंगल शब्द से आप समझ जाएंगे कि ये आंसर को तुरंत हमें काट देना है। हालांकि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन मैं कुछ समय के बाद फिर से बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं बनाऊंगा, कुछ समय का। अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको कम से कम 20-25 दिन बाद ही ये निगेटिव टैग वर्ड दूंगा, ठीक है? क्योंकि मेरे पास मटेरियल बहुत है, मुझे अभी सब कुछ जो है आपको प्रोवाइड कराना है, ताकि आप एक समय रहते आप सारा कुछ जो है मटेरियल याद कर लें, ठीक है? आंसर हो गया ऑप्शन डी। ए बी सी यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति डॉट डॉट है। तो अगर आप ईवीएस के संदर्भ में बच्चों को जोड़ना चाहते हैं तो व्याख्याएं काम नहीं करेंगी, पाठ्य पुस्तक का पठन काम नहीं करेगा, बल्कि काम करेगा किस्से और कहानियां। ये चीजें जो है बच्चों के अंदर इंटरेस्ट जगाती हैं, रुचि पैदा करती हैं, है ना? रोचकता जो है एकदम। आप ऐसी कहानियां सुनाओ पर्यावरण के संदर्भ में, जैसे आप उनको चूहा और बिल्ली वाली कहानी सुना दो, है ना? पर्यावरण के संदर्भ में आधार बना के लकड़हारा वाली कहानी सुना दो कि एक लकड़हारा था, उसके बहुत सारे इस तरीके की जो कहानी आपने अक्सर सुनी होंगी, है ना? ये कहानी सुना सकते हो। और भी बहुत सारे, प्यासा कौआ वाली कहानी सुना दो, और भी किताबें उठा करके और भी कुछ कहानियां निकाल लो, वही सब सुना दो। इससे बच्चे को जो है कुछ जो है ज्ञान का निर्माण, ज्ञान भी मिलेगा, पर्यावरण के संदर्भ में जानकारी भी मिलेगी, और बहुत सारी चीजें जो है तो इससे इंटरेस्ट में जुड़ा रहेगा, ठीक है? यहाँ पे बात समझ गए? बहुत सरल सा क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा नहीं था। ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना। जोहड़, अब ये जोहड़ क्या है, इस कथन को हमें सही पहचानना है कि ये जोड़ है क्या। तो ये एक जो है समुदाय आधारित वर्षा जल संचय प्रणाली है। 21 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। जोहड़ क्या है? ये एक जो है पारंपरिक जो है जल स्रोत है राजस्थान का। किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान राज्य। वहां पे बारिश वारिश तो होती नहीं है, तो समुदाय, वहां के सारे समुदाय के लोग मिल करके एक ऐसा जल को संचय करने के लिए एक ऐसा जो है कुआं टाइप का कुछ बना देते हैं, है ना? उसी को जोहड़ कहते हैं। जोहड़ का संबंध राजस्थान राज्य से है, बस ये शब्द आपको याद रखना है। और ये जल संचयन जो है प्रणाली मानी जाती है, ठीक है? चलिए, रैन बसेरा के विषय में कौन सा कथन सही है? ठंडी आ गई है तो रैन बसेरा भी आएगा, बात समझ गए? तो ये बेघर लोगों का आश्रय स्थल है। सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस आप जब सॉल्व करते हो ना तो सोचा भी करो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ कहाँ तक पूछे जाते हैं। अब देखिए, ये एक यूनिक क्वेश्चन है, हुआ कि नहीं हुआ, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रैन बसेरा क्या है। अब ये बच्चे के संबंध में है कि भाई बच्चा जानता है कि नहीं जानता है, इसका विश्लेषण कर पा रहा है कि नहीं, कि बस केवल लड़का जो है बिल्कुल दिमाग से ऐसा है कि बस इस तरीके के क्वेश्चन जानबूझ के दिए जाते हैं। तो रैन बसेरा क्या है? ये बेघर लोगों का आश्रय स्थल है, ये बात बिल्कुल सही है। बेघर है तो इसका मतलब है निःशुल्क जो है वहां पे सुविधाएं मिलेंगी, ये बात बिल्कुल सही है। ये संचालय जो या तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है या तो स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा होता है, ये भी बात सही है। जो एनजीओ होते हैं ना, वो ऐसे बनाते हैं ठंडियों के समय पे, वो आपके जो है मोहल्ले में, आपके जो है शहरों में जो बना देते हैं, एक टेंट बना करके बाकायदा वहाँ पर, है ना, वहाँ पे जो है सोने वोने की व्यवस्था कर दी जाती है, ताकि जो है ठंड में जो भिखारी खारी टाइप लोग रहते हैं वो बेचारे वहाँ पे सो जाएं और उनकी जान बच जाए। ये इसका मूल उद्देश्य होता है। आंसर यहाँ पे डी बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है चांद की सतह की विशेषताओं के विषय में सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो चांद की सतह पर क्या हवा है? तो हवा बिल्कुल भी नहीं है। गुरुत्वाकर्षण है? तो वहां पे ग्रेविटी भी नहीं है, बिल्कुल सही है। क्या वहां पे पानी है? तो वहां पे पानी भी नहीं, इसी की तो खोज में जाते रहते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है? समतल सतह भी है, पूरी समतल नहीं है लेकिन समतल, जैसे अब हमारे यहाँ पृथ्वी में समतल सतह भी है, पहाड़ भी है, नदी भी है, बस यहाँ पे पानी नहीं है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? तो जब मानचित्र सिखाते हैं तो बच्चों को मानचित्र के सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी वाला जो कौशल होता है वो बढ़ावा मिलता है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अभी इस वीडियो को जो देख रहे हैं आप, इससे जस्ट वीडियो पहले मैंने बाकायदा विविधता से संबंधित भारत में प्रमुख विविधताओं के संबंध में एक वीडियो अपलोड किया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, सीटेट के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने टॉपिक रखे हैं उसमें जो बहुत बड़े लेवल में टॉपिक रहते हैं, जो बच्चों को पढ़ने लिए बहुत डर जाते हैं कि अरे मैं इसमें क्या पढ़ूं, तो मैं बहुत छोटा छोटा करके लाया हूँ, बहुत कि जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट ही नहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बस उन्हीं को रखा है। ठीक है, अगर आपने वो पढ़ लिया तो मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो गलत नहीं होगा। जैसे कि ये सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने कुछ बनाया नहीं है। तो देखिए, संथाल जो है और मुंडा जनजाति, उराव जनजातियां जो है, ये निवास स्थान कहाँ है? झारखंड। ये बात बिल्कुल सही है। भारत में जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। ये बात भी बिल्कुल सही है। नागा जनजाति, जिसका संबंध नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मतलब उत्तर भारत जो है, पूर्वोत्तर भारत से है। यह बात बिल्कुल सही। आंसर हो गया ऑप्शन डी, बिल्कुल सही होगा। उन आदिवासी वर्गों की पहचान करिए जो हिमाचल प्रदेश में निवास करती हैं। तो हिमाचल प्रदेश में निवास करने वाली जो जनजाति है वो है गद्दी जनजाति। ऑप्शन यहाँ पे बी है, और ये सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन को नहीं, मतलब जनजाति वाले टॉपिक को अच्छे से याद कर लेना। जितनी भी जनजातियां हैं जो मैंने कराई हैं वो याद कर लेना। बाकी आपकी इच्छा है, आपके ऊपर अगर तथा है तो आप अपना और भी याद कर सकते हो। ठीक, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिसमें केवल प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है, तो चित्रकाठी का संबंध, ये टॉपिक भी बिल्कुल चित्रकला वाला टॉपिक भी आपको इसी प्रीवियस वाले वीडियो में मिलेगा। तो इसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो चिपको आंदोलन जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। ये लोग जो है पेड़ों पे जो है चिपके थे ताकि पेड़ों की कटाई को रोका जा सके। अभी हाल ही में देख रहे हैं कि कितना जो है पेड़ काटा जा रहा है। आप, है ना, मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन दूसरी तरफ वो हजारों पेड़, लाखों पेड़ जो है अदानी और अंबानी के नाम पे कटवाए डाल रहे हैं, है ना। तो ये दोगले टाइप के लोग हैं, तो उनसे बचाने के लिए ऐसे लोग जो है आते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या है, फिर इन लोगों ने जो है एक आंदोलन किया, फिर पेड़ों से चिपक गए, है ना, ताकि जो है लोग उस पेड़ को काट ना सके, सरकार काट ना पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो सेम जैसा चिपको आंदोलन है, ये उत्तराखंड से था, तो ये अपिको आंदोलन का संबंध कर्नाटक राज्य से है। याद रखिएगा, चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड राज्य से है और अपिको आंदोलन का संबंध कर्नाटक राज्य से। 29 का यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे सी सही जवाब होगा। आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे कहते हैं CFC, ये गैस है, यौगिकों के साथ साथ अन्य ओजोन जो है क्षयकारी रसायनों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दी। देखिए, ये जो CFC गैस है ये ओजोन जो परत को नुकसान पहुंचाने वाली ये गैस है, तो इस पर रोक लगाई गई थी, वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। इसका संबंध 1987 से है। ठीक है, ये याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ तक जो है जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, परीक्षा को ध्यान में रख करके ही मैंने बताए हैं कि आपको इतना पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आज का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। टारगेट जो है 100 है, 100 लाइक्स का। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है, तो वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।